हाँ तो बच्चों कैसे हो? देखो, बहुत ही सर्च के बाद में मैं आपके लिए एक इंग्लिश के विद्वान जो कि गवर्नमेंट जॉब में भी है आपके लिए लेके आया हूँ। और चाहे स्कूली बच्चे हों, बोर्ड क्लासेस के बच्चे हों, है ना, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे बच्चे हों, सभी इनकी क्लासेस को, और मेरी तो चल ही रही है ना, तो उनको अच्छी तरह से देखें, समझें। बहुत अच्छी लगेगी आपको, बहुत ही अच्छी तरीके से ये पढ़ाते हैं, है ना। तो और ऐसे नहीं कि क्लास एक दो डाल दी, ऐसे नहीं, कंटिन्यू क्लासें आती रहेंगी। बस हमारे साथ आप जुड़े रहिए और बच्चों को भी सेंड करें और उनको भी जोड़े, है ना। आप इन सर को सीएम सर के नाम से बुला सकते हैं, ये हैं सीएम सर। और मुझे तो आप जानते हो जितने अभी हैं टीएस सर, बाकी लोग आते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, हम आपके लिए लगातार काम करते रहेंगे, ठीक है। तो इन सर से मिलिए, यह है सीएम सर। धन्यवाद सर। काफी पहले से सर कह रहे थे कि आप आइए, एक बार हमने शुरू कर दिया है और आप भी एक बार शुरुआत कर दीजिए। तो सर के कहने के बाद हम यहाँ आए और वास्तव में सर ने काफी पहले से मेहनत कर रखी है, बहुत ही अच्छा सेटअप सर ने कर रखा है। लेकिन इनकी एक ही इच्छा है, इनकी इच्छा ये है कि आप यहाँ आने से पहले मेहनत करके आए। इनका जो प्राइम मोटो है वो मोटो यही रहता है कि भले आप 5 से 10 मिनट लगे इस वीडियो पे, इस यूट्यूब पे, लेकिन जो भी हो वो यूजफुल मटेरियल हो और ऐसा मटेरियल हो जो काम का हो। और कम से कम बाकी जो यूट्यूबर हैं, जो भी आता है कुछ भी देखकर चला जाता है, तो इनका कहना सिर्फ ये है कि बच्चों को ऐसा दें ताकि उनको रटने की जरूरत नहीं पड़े, इस इंग्लिश से डरने की जरूरत नहीं पड़े, इससे दूर भागने की जरूरत नहीं पड़े, और उनके एक पूरी तरह माइंड में इस तरह से ग्रेस्प हो जाए कि जैसे बाकी लैंग्वेज भी वो सीखते हैं ना, उसी तरह इंग्लिश भी उनके लिए इतनी फेमिलियर हो जाए कि उससे भागना नहीं पड़े। और उसके लिए हम पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा सर ने बताया। जैसे इस सर्च की बात कर रहा था ना कि बहुत सर्च के बाद, वो इसीलिए बस आपके लिए, है ना बच्चों, आपके लिए बेटर से बेटर हम कंटेंट दें, इसलिए मैंने ये कोशिश की है। वैसे मेरे साथी भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, है ना, तो आप इनके साथ क्लासेस लें, है ना, और आपके साथ कंटिन्यू आपके लिए क्लासेस आती रहेंगी और आप कंटिन्यू क्लासेस लेते रहें, ठीक है ना। तो आज से शुरू करेंगे सर। थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश के लिए। आइए शुरू करते हैं हम बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल शुरू से। हर बच्चा और हर लड़का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जिसको इंग्लिश वाले भूत ने बहुत डराया है, और कई बार उसने ये कोशिश की है कि अगर इंग्लिश इस कंपटीशन में है तो मैं इसे छोड़ देता हूँ, इससे तो अच्छा है किसी दूसरे की तैयारी कर लेता हूँ। उस भूत को भगाने के लिए पूरी तैयारी के साथ में आइए हमारे साथ जुड़िए और हम शुरू करते हैं एकदम जीरो लेवल से, एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं इंग्लिश को। अगर आपको आती है ABCD तो हमारे लिए पर्याप्त है। ABCD के आगे आपको बेस्ट मार्क्स कैसे दिलाने हैं वो काम हमारा है। आप बस हमारे साथ मेहनत करते चलिए, बाकी सक्सेस की गारंटी हमारी है। आइए शुरू करते हैं अल्फाबेट से। आपके सामने है स्क्रीन पर अल्फाबेट, और आपको पता है कि टोटल इंग्लिश में ये होते हैं 26 लेटर्स। 26 लेटर्स। अब देखिए 26 जो लेटर्स है, the brown quick fox jumps over the lazy dog। ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं, इस सेंटेंस का मतलब हो गया कि A से लेकर Z तक कंप्लीट अल्फाबेट आपको इसमें मिल जाएंगे। अगर आपको लगता है, देखिए हम बात करते हैं, आप A से देख लीजिए, यहाँ A है, उसके बाद B है, उसके बाद C है, उसके बाद D है। आपको कंप्लीट A से लेकर Z तक इस सेंटेंस में आपको मिल जाएंगे कि कंप्लीट अल्फाबेट इसमें आ गए हैं। तो सबसे पहली जरूरत है अल्फाबेट। अल्फाबेट में आपने बात की 26 लेटर्स की, A से लेकर Z तक आपको इस सेंटेंस में मिल जाएंगे। आप चाहे लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं और हम बांटते हैं इन लेटर्स को दो भागों में। एक होता है A-E-I-O-U। ये जो आप देख रहे हैं इनको हम बोलते हैं वोवल्स।
इसके बाद जो बाकी के जो बच गए हैं आपके सामने, अगर ए को आपने ले लिया है तो बी रह गया, सी रह गया, इसके साथ डी रह गया, ई को आपने ले लिया है, एफ, इस तरह करके जो जेड तक जो बाकी जो बच गए हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट्स। इसे आप हिंदी में बोलते हैं स्वर, इसे आप बोलते हैं व्यंजन। अल्फाबेट हो गए आपके सामने। अल्फाबेट को हमने 2 भागों में बांटा है। 5 जो आपके सामने हैं ए, ई, आई, ओ, यू, इनको हम स्वर कहेंगे। बाकी जो बच गए हैं 21 बाकी के जो रेस्ट जो लेटर्स बच गए हैं उनको हम व्यंजन कहेंगे। देखिए, इनसे मिलकर ही एक सार गर्भित किसी एक वर्ड्स का निर्माण होता है। आपके सामने हैं, जैसे मान लीजिए हम यूं कह सकते हैं कि CAT, ये एक निर्धारित क्रम है इस लेटर्स का, और इसके बाद बनता है कैट। अगर हम यूं कहें कि इसे अगर हम इस क्रम में नहीं रखकर ये वाला क्रम अगर हम बात करते तो शायद सार गर्भित वर्ड का निर्माण नहीं हो सकता। तो हमें आपसे ये उम्मीद नहीं है कि आप ऑक्सफोर्ड के लर्नर हैं, आपको बहुत ज्यादा इंग्लिश आती है या नहीं आती है, इससे हमारा लेना देना नहीं है। बस अगर आपको एबीसीडी आती है तो आगे की गारंटी हमारी है कि कैसे आपको 0 लेवल से उठा के एक बहुत अच्छा कंपटीटर कैसे तैयार किया जा सके, ये हमारी गारंटी है। तो हमने बात की अल्फाबेट की। अल्फाबेट को हमने 2 भागों में बांटा है। पहला आपका वोवल्स हो गया, उसके बाद आपका कॉन्सोनेंट हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस क्या कह रहा है? सेंटेंस कह रहा है बेटा कि व्हेन वी स्पीक और राइट वी यूज वर्ड्स। जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है? शब्दों की जरूरत पड़ती है। और शब्द बनते हैं कहां से? अल्फाबेट से। अल्फाबेट से कब बनेंगे? एक निर्धारित क्रम में जब हम रखेंगे तब वो वर्ड्स बनेंगे। फिर उसके बाद ये कह रहा है सेंटेंस। अब जब आपने वर्ड्स को सही तरीके से एक सिस्टमेटिक तरीके से आपने रखा है तो फिर निर्माण होता है सेंटेंस का। और सेंटेंस का निर्माण जब होता है तो सेंटेंस का क्या मतलब है? सेंटेंस की परिभाषा ये हो गई कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स ए कंप्लीट सेंस। इस पे ध्यान देना, ये बहुत जरूरी है। ये साफ कह रहा है कंप्लीट सेंस अगर देगा तो ही सेंटेंस कहलाएगा, इसका ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आप ये कह दें इन ए कॉर्नर, आपने ये कह दिया, आपने कहा सर हो गया, सही क्रम में तो रखा है, ये भी सेंटेंस हो सकता है। लेकिन फिर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर ये आपने देखा है कि कंप्लीट सेंस, कोई भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कंप्लीट सेंस देगा वही सेंटेंस कहलाएगा, अदरवाइज वो सेंटेंस नहीं है अगर वो पूरा सारगर्भित अर्थ नहीं दे पाता है। तो सेंटेंस की डेफिनेशन क्या हुई? सेंटेंस की डेफिनेशन हुई शब्दों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ देता हो, वाक्य कहलाता है। अब वाक्य आ गया, तो अब हम बात करेंगे, वाक्य तो है लेकिन वाक्य के प्रकार कितने हैं, वाक्य कौन कौन से होते हैं, वाक्य के कौन कौन से प्रकार होते हैं, अब हम उन पे बात करते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। और वाक्य के प्रकार है बेटा, सबसे पहला है डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंस, जिसे आप बोलते हैं साधारण वाक्य। साधारण वाक्य, साधारण वाक्य जो एक सिंपल सा स्टेटमेंट होता है या एक साधारण सा कथन होता है, उसे हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। अब देखिए बेटा, इसके साथ हमें ये भी देखना है कि ये जो साधारण वाक्य होगा ये या तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव सेंटेंस होगा, या फिर वो नेगेटिव सेंटेंस होगा। 2 प्रकार होंगे इसके। इसी का होगा साधारण वाक्य का, या तो पॉजिटिव सेंटेंस होगा या फिर होगा नेगेटिव सेंटेंस। अगर आपसे कोई कुछ कहता है और आप कहते हो कि हाँ, तो वो हो जाएगा आपका पॉजिटिव सेंटेंस। अगर कोई आपसे ये कहता है कि नहीं, अर्थात कोई भी ऐसा वाक्य जिसमें नॉट वर्ड का यूज होता हो, नॉट वर्ड, इस नॉट वर्ड का यूज होता है, तो फिर वो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अगर आपको मना करना है तो फिर आप नॉट वर्ड सेंटेंस में यूज करेंगे और वो नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। अर्थात डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस का ही दोनों पार्ट हैं, पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहला आपका रहा असर्टिव सेंटेंस, दूसरा आपका आ गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
अब नाम से पता लग रहा है, आपने पहले इतना तो पढ़ा ही होगा कि इसका मतलब हो गया प्रश्नवाचक वाक्य, और प्रश्नवाचक वाक्य हो गया अर्थात तमाम वो वाक्य जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं, क्वेश्चन आस्किंग का काम करते हैं, उन्हें हम कहेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको हम फिर दो भागों में बांटते हैं। बहुत सिंपल सा है। पहला होगा जो हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं, हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले, पहला ये हो गया हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले। दूसरा है आपका WH वर्ड से बनने वाले, WH वर्ड से बनने वाले। तो अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के हो गए हमारे। पहला हो गया जो हेल्पिंग वर्ब से बनेगा, दूसरा हो गया जो WH वर्ड से। अब आप कहोगे कि ये WH वर्ड तमाम प्रकार के जो किसी के शुरू में WH पहले आ रहा हो, जैसे हम यहां बात कर लें, हम लेते हैं व्हाट, आपने लिया हु, आपने लिया वाई, आपने लिया वेयर। ये जो आप देख रहे हैं WH 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 WH, तो इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? इनका पड़ गया WH वर्ड से बनने वाले सेंटेंस। इसके साथ आप ये भी देखेंगे हाउ। अब आप कहोगे सर इसमें तो WH नहीं आ रहा है, लेकिन इनको भी हम WH में शामिल करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इनमें भी WH वर्ड है। हाउ है, हाउ से बनने वाले हैं, हाउ मैनी है, हाउ फार है, हाउ ओल्ड है। ये जो सारे हैं, ये सारे इनको बोलते हैं WH वर्ड से बनने वाले। हेल्पिंग वर्ब वो है जो तमाम 24 24 प्रकार की अपनी जो हेल्पिंग वर्ब है उनसे बनने वाले सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से कहेंगे, और बाकी जो दूसरा है WH वर्ड से बनने वाले दो प्रकार के वाक्य हो गए हैं इंट्रोगेटिव। नेक्स्ट चलते हैं। अब आ रहा है आपके पास इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब हो गया आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य अर्थात प्रार्थना करने वाले वाक्य, निवेदन करने वाले वाक्य, ये सारे कहलाएंगे इंपरेटिव सेंटेंस। और देखिए जो इंपरेटिव सेंटेंस है इसकी सबसे अच्छी खास बात क्या होती है, इसे पहचाने कैसे हम? अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो भी आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं वाक्य को कि ये इंपरेटिव है, इंट्रोगेटिव है, असर्टिव है। देखिए असर्टिव अगर सेंटेंस होगा तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं लास्ट में। अगर कोई भी इंट्रोगेटिव है तो हम इंट्रोगेटिव मार्क लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। और ये जो है आपका इंपरेटिव सेंटेंस, ये हमेशा स्टार्ट होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा। जैसे मैं कहूं सिट डाउन बॉयज, तो मैंने कहा सिट डाउन, और सिट क्या है? सिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मैंने कहा गेट आउट, मैंने ये कहा गेट आउट। अब मैंने कहा गेट आउट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। पोस्ट दिस लेटर, बहुत सारे ऐसे सेंटेंस है जिसमें हम बोलते हैं उनको इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। और इंपरेटिव सेंटेंस क्या करेगा? या तो आज्ञा देगा, या प्रार्थना करेगा, निवेदन करेगा, या विश करेंगे। ये सारे कहलाते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट देखते हैं। फिर आ रहा है लास्ट टाइप्स ऑफ सेंटेंस में, और वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब हो गया विस्मय बोधक। विस्मय बोधक वाक्य। अब देखो इससे ही पता लग रहा है विस्मय, और विस्मय का मतलब हो गया आश्चर्य। विस्मय का मतलब क्या हुआ? आश्चर्य हुआ। और जब आश्चर्य हुआ है इट मीन्स क्या मतलब हुआ? अर्थात सडन फीलिंग्स को जो सेंटेंस एक्सप्रेस करेगा, व्यक्त करेगा, उजागर करेगा, उसे हम कहेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो इनको जैसे आप चल रहे हैं, अचानक आपके पैर में कुछ चुभ जाता है और आपके मुंह से बिना कहे, किसी ने आपको कमांड तो नहीं किया ना, किसी ने आपको कहा थोड़ी कि जब आपके चोट लगे तब ये वाक्य बोलना, अचानक आपके मुंह से एक शब्द निकल जाता, आ, उफ। जब दुख होता है तो कह देते अलास। सपोज करिए आप क्रिकेट मैच खेल रहे हैं और आपके जीतने के चांसेस 0 हो गए हैं, लास्ट बॉल बची है, आपको चाहिए 6 रन,
और आपको पता लगता है कि आपने अपने बर्तन वगैरह अपने सारे सामान समेटना शुरू कर दिया है। लास्ट बॉल है, क्यों देखें इसे जब हार ही गए हैं तो। और बॉलर ने जैसे ही फेंका, वो नो बॉल होती है, उस पर सीधी 4 रन निकल जाते हैं और अगले पे आपको 2 रन चाहिए। और जैसे आप जीतते हैं, अचानक आपके मुंह से निकलता है हुर्रे, वी हैव वन द मैच। आपके मुंह से एक शब्द निकला, ये किसी ने कहा नहीं, लेकिन आपके मुंह से ये अचानक निकलता है। और जब अचानक निकलता है, सडन फीलिंग्स निकलती है, उसे हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और आपने बोला हुर्रे, वी हैव वन द मैच। ये आपके मुंह से निकलता है। तो ये जो सेंटेंस है हुर्रे, इसका मतलब हो गया, ये वो वर्ड है जो आपके आश्चर्य को, आपके आनंद को, आपके विजय होने के भाव को अचानक जब प्रदर्शित करता है, आनंद को प्रकट करता है, तो उसके लिए हम हुर्रे का यूज करते हैं। और जब दुख होता है तो हम अलास का यूज करते हैं। ये जो वर्ड है, हुर्रे है, अलास है, उफ है, ये सारे कहलाते हैं एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स। तो इसकी सबसे बढ़िया पहचान क्या है? इसकी सबसे अच्छी पहचान है कि सेंटेंस में लास्ट में अगर एक्सक्लेमेटरी मार्क आ रहा है, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क आ रहा है, जो पुराने जमाने में बिंदी चलती थी महिलाओं के माथे पे, ये जो आप देख रहे हो, इसे हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क। और ये जो एक्सक्लेमेटरी मार्क है, ये तब लगेगा जब सेंटेंस में अचानक सडन फीलिंग्स व्यक्त होगी। इसलिए हमारे पास सेंटेंस हुए 4 प्रकार के। कौन कौन सा हुआ आपने अभी पढ़ा? सबसे पहला हो गया आपका असर्टिव सेंटेंस हो गया, फिर उसके बाद आपके सामने दूसरा हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, उसके नेक्स्ट आपने पढ़ा आपका इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, उसके नेक्स्ट आपने पढ़ा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। वाक्य के 4 प्रकार हो गए, चारों प्रकार हमने देख लिए हैं। तो हमने यहाँ बात कर ली अल्फाबेट से, अल्फाबेट के बाद की हमने सेंटेंस की, सेंटेंस के बाद हमने बात की टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की। आप चाहें तो कॉपी में लिख सकते हैं इनको। देखिए अब आता है हमारे सामने सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। ये जो है सब्जेक्ट, इसका मतलब होता है कर्ता, और कर्ता का मतलब हो गया काम को करने वाला, डूअर, काम को करने वाला, जिसे आप बोलते हैं डूअर, काम को करने वाला। ये हमारा सब्जेक्ट होता है। क्या कह रहा है? प्रत्येक वाक्य के 2 भाग होंगे। पहले तो आपने वाक्य के प्रकार किए हैं 4, अच्छे से अलग अलग करना इनको। कहीं ऐसा नहीं है कि सर पहले आपने 4 बता दिए, अब ये 2 भाग और कहां से आगे। ये है पार्ट्स और वो है प्रकार, अंतर है दोनों में। अगर वाक्य के प्रकार होंगे 4 होंगे, लेकिन कंप्लीट सेंटेंस को अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो 2 भागों में बांटेंगे। पहला भाग जिसमें सब्जेक्ट होगा, दूसरा भाग प्रीडिकेट होगा। अब आप कहोगे सर ये प्रीडिकेट क्या है? प्रीडिकेट का सीधा सा मतलब है वर्ब, अर्थात सेंटेंस का वो पार्ट जिसमें वर्ब होगी। सेंटेंस का वह हिस्सा जिसमें वर्ब होगी वो प्रीडिकेट कहलाएगा। सेंटेंस का वो हिस्सा जिसमें व्यक्ति और वस्तु होगी सब्जेक्ट कहलाएगा। बड़ा सिंपल सा रखिए दिमाग में, रटना नहीं है। फिर से मैं आपको बता दूं, आपको सीखना है और सीखना है मजे के साथ। सब्जेक्ट का मतलब हो गया कर्ता, किसी काम को करने वाला। दूसरा भाग है प्रीडिकेट, प्रीडिकेट का मतलब सेंटेंस का वह हिस्सा जिसमें क्या होगा? वर्ब होगी। तो 2 पार्ट हो गए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए जो हमने बात कर ली वही कह रहा है, वह हिस्सा जिसमें व्यक्ति वस्तु हो, जिसके बारे में हम बोलते हैं, सब्जेक्ट कहलाता है। वही बात आ गई, नई कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद नीचे एग्जाम्पल दिया है जो हमने पहले ही कर लिया है। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है राम वाज वर्किंग हार्ड, यहाँ राम सब्जेक्ट है। ये ही हैड ए गुड प्रॉपर्टी, यहाँ ही सब्जेक्ट है। ये दोनों सब्जेक्ट हो गए। फिर इसके बाद अब क्या कह रहा है, एक विशेष याद रखने की बात है। वो क्या कह रहा है, हमने आज तक जो सेंटेंस देखे हैं ना, उस सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट सबसे पहले आ जाता है। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है सामान्यतः सब्जेक्ट वाक्य के शुरू में आते हैं। ठीक है, सही बात है, लेकिन कभी कभी प्रीडिकेट के बाद भी आ जाता है। और फिर भूलना नहीं है, प्रीडिकेट का मतलब क्या है, वर्ब, वर्ब के बाद भी आता है। कैसे आता है देखें जरा, देखिए हियर कम्स द ट्रेन। अब बेटा ये जो द ट्रेन है ना,
ये अपना सब्जेक्ट है। अब आपने कहा कि वाक्य शुरू में आता है, शुरू में आता है तो द ट्रेन को पहले आना चाहिए था ना, लेकिन यहां पहले नहीं आ रहा है। तो ये कहां आ रहा है? ये आपकी कम्स क्या है? वर्ब है, और वर्ब के बाद क्या आ रहा है? सब्जेक्ट आ रहा है। अब क्या कह रहा है आपका विशेष अपवाद? क्या कह रहा है? अपवाद ये कह रहा है कि सब्जेक्ट हमेशा वाक्य के शुरू में आता है, सब्जेक्ट वाक्य के शुरू में आता है, लेकिन कभी कभी प्रेडिकेट के बाद भी आ जाता है। तो हमें परेशान नहीं होना है, हमें ये देखना है, बड़ा सिंपल सा दिमाग में रखना है कि वह हिस्सा जो या तो व्यक्ति की बात करेगा या वस्तु की बात करेगा वो सब्जेक्ट कहलाएगा। अब वो चाहे पहले आए वो चाहे बाद में आए, कहलाएगा वो सब्जेक्ट। अब इसने यहाँ क्या कर दिया है? इसने सेंटेंस का पैटर्न चेंज करके ये कह दिया है कि हियर कम्स द ट्रेन। ये द ट्रेन ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब दूसरा सेंटेंस देखिए आप, स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्जिटी। अब देखो इसने क्या किया है? यूजेज, स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्जिटी। ये एडवर्जिटी अपना सब्जेक्ट है, ये यहां सब्जेक्ट है अपना एडवर्जिटी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जरूरी नहीं है कि हमारा सब्जेक्ट वाक्य के शुरू में ही हो, हमारा सब्जेक्ट वर्ब के बाद भी आ सकता है। नेक्स्ट देखें, फिर क्या कह रहा है? इंपरेटिव वाक्यों में सब्जेक्ट गायब या छूटा हुआ होता है। अब आप कहोगे कि हमें दिखेगा ही कैसे, उसमें होगा ही नहीं। तो अब आपके सामने एक सेंटेंस है कि गेट आउट, और मैंने 3-4 सेंटेंस पहले बोले भी थे, सिट डाउन, गेट आउट, पोस्ट दिस लेटर। तो ये जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस में क्या है? अब आप ढूंढोगे सर इसमें सब्जेक्ट का है, सब्जेक्ट इसमें है ही नहीं। तो ये क्या कह रहा है? जो इंपरेटिव जो सब्जेक्ट है, इंपरेटिव जो वाक्य है, उनमें सब्जेक्ट या तो गायब मिलेगा या छूटा हुआ मिलेगा, या हम बोलते हैं अंडरस्टूड। अंडरस्टूड है, उसमें है, वो अंडरस्टूड है, आपको समझ लेना है उसे। जैसे हम यूं कहें गेट आउट। अब गेट आउट है, इट मींस ऐसा तो नहीं है कि मैं जिसे कह रहा हूं वो समझ नहीं पा रहा हूं। जिसे हम कहेंगे इट मींस यू गेट आउट, सामने कह रहा है देखो मींस यू गेट आउट। दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है? थैंक हिम। अब आप पूछोगे इसमें भी नहीं है, तो इसका मतलब यू इज अंडरस्टूड। यहां जो यू है सब्जेक्ट वो अंडरस्टूड है, उसे आपको क्या है? अंडरस्टूड करना है। इसमें छिपा हुआ है, वो गायब नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई सेंटेंस बिना सब्जेक्ट के आ गया हो, सब्जेक्ट के बिना नहीं है वो क्या है? या अंडरस्टूड है, गायब है, या फिर छूटा हुआ है। तो ये हो गया, ये हमें ध्यान रखना है। देखिए, जो हिस्सा कर्ता के बारे में बताता हो, अब आपने पहले बात की कि वह हिस्सा जिसमें व्यक्ति हो, वस्तु हो, सब्जेक्ट कहलाएगा। दूसरा भाग मैंने बात की वर्ब वाली, प्रेडिकेट वाली। तो क्या कह रहा है? जो हिस्सा कर्ता के बारे में बताएगा, अर्थात वह हिस्सा जो सब्जेक्ट के बारे में बात करेगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। कैसे? देखते हैं। देखिए, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब ये जो है ना, दिल्ली के बारे में कौन बता रहा है? दिल्ली के बारे में बता रहा है ये आपका सेंटेंस, ये बता रहा है। ये दिल्ली क्या है? दिल्ली है द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो स्पष्ट कह रहा है, जो हिस्सा कर्ता के बारे में बताएगा प्रेडिकेट कहलाएगा। इसे बोलते हैं विधेय, हिंदी में हम इसे बोलते हैं विधेय। अर्थात वह हिस्सा जो कर्ता के बारे में बोलेगा वो हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा। जैसे दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दूसरा कह रहा ईच ऑफ अस विल गेट ए शेयर। ये जो है विल गेट ए शेयर, ये किसके बारे में? प्रत्येक को क्या मिलेगा? शेयर मिलेगा। तो ये जो हिस्सा है जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, ये प्रेडिकेट कहलाएगा। तो कुल मिला के हमने बात की किसकी? अल्फाबेट की। अल्फाबेट के बाद हमने बात की सेंटेंस की, सेंटेंस के प्रकार की, और फिर सेंटेंस के भाग की। तो यहां तक हमने क्लियर कर ली ये बात। फिर उसके बाद आता है बेटा फ्रेज एंड क्लास। ये बहुत जरूरी था, फ्रेज और क्लास लेना। जरूरी इसलिए था कि हमने कहा था ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स ए कंप्लीट सेंस, अर्थात शब्दों का वह समूह जो कंप्लीट अर्थ देता हो, एक सारगर्भित अर्थ देता हो, वाक्य कहलाता है। तो फिर बीच में कुछ टुकड़े भी तो होते हैं, अर्थ तो उनका भी निकलता है, तो फिर उनको क्या नाम दिया जाएगा व्याकरण की भाषा में? तो अब हमारे सामने है फ्रेज और उसके बाद है क्लॉज। अब फ्रेज का मतलब क्या है? फ्रेज का हिंदी में बोलते हैं बेटा इसको वाक्यांश। वाक्यांश, अब आपको नाम से पता लग रहा है, अर्थात जो क्या हो? वाक्य का अंश हो, वाक्य का टुकड़ा हो, वाक्य नहीं हो। स्पष्ट कह रहा है वाक्यांश है, लेकिन वाक्य नहीं है, वाक्य का अंश है, वाक्य का टुकड़ा है। कैसे? देखिए फ्रेज है। अब फ्रेज में क्या है?
अंडर ए ट्री, टू माई डोर। अर्थ तो निकल रहा है ना, अर्थ तो निकल रहा है, लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं निकल रहा है। और जब पूर्ण अर्थ नहीं निकलेगा तो फिर वो फ्रेज कहलाएगा, वो वाक्यांश कहलाएगा। और जैसे हम यहाँ कहते हैं आपके सामने, ये अर्थ तो देते हैं लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं देते हैं, और जो पूर्ण अर्थ नहीं देते वे वाक्यांश कहलाते हैं, वाक्य नहीं बेटा। साफ कह रहा है, क्या कहलाएगा? वाक्यांश कहलाएगा, वाक्य का एक टुकड़ा कहलाएगा, वाक्य नहीं कहलाएगा। फिर इसके आगे क्या है? फिर इसके आगे कह रहा है, देखो, द सन सेट्स इन द वेस्ट। सेंटेंस है आपके सामने, ये कंप्लीट एक सेंटेंस है, लेकिन इसके साथ अगर हम बात करें इन द वेस्ट, ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा है फ्रेज का, ये इसी सेंटेंस का एक टुकड़ा है, इसीलिए हम इसको कहेंगे फ्रेज। दूसरा है द केव सेलर टेकिंग ए रेस्ट अंडर ए ट्री। तो ये क्या है? ये है वाक्यांश, ये है फ्रेज, जो किसी सेंटेंस के टुकड़े होते हैं, अर्थ देते हैं लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं देते हैं। और जो कंप्लीट अर्थ नहीं देगा वो वाक्यांश कहलाएगा, वो फ्रेज कहलाएगा। अब आते हैं हम क्लोज। क्लोज का मतलब हो गया बेटा उपवाक्य। क्लोज का मतलब हो गया उपवाक्य। ये बेसिक से है, एकदम जीरो लेवल से है, बेसिक से। एक बार हमें पता तो लगे कि हमारे सामने कोई सेंटेंस आ गया, सेंटेंस का टुकड़ा आ गया, या फिर कोई सब्जेक्ट आ गया, प्रेडिकेट आ गया, वो है क्या, हमें इतना तो पता लगना चाहिए बेसिक में कि ये चीजें हैं क्या। आपको डायरेक्ट आपको टेंस पढ़ा दें, डायरेक्ट आपको, देखिए एक चीज और ध्यान रखने की है, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, और बात ये है, आपका दिमाग कचरा पात्र नहीं है। पहले से इस बात को अच्छे से टाल ले। हजारों वीडियो पढ़े यूट्यूब पे, आपका दिमाग कचरा पात्र नहीं है। और जब दिमाग कचरा पात्र नहीं है ना, तो इसमें जो भी देता है उसे डालो मत। आपको सिर्फ वो डालना है जो एग्जाम रिलेवेंट हो, आपको सिर्फ वो डालना है जो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपको सिर्फ वो पढ़ना है जो आपको अच्छे मार्क्स दिला सकता हो और उस सब्जेक्ट पे आपकी कमांड बना सकता हो, वो देखना है। तो हजारों आते हैं, आप डायरेक्ट उठा के क्लोज पढ़ेंगे, डायरेक्ट टेंस पढ़ेंगे, पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, तो ऐसे नहीं होता है कोई भी चीज। जब जीरो लेवल से, बेसिक से जब बन के आएगा ना आपके सामने, तब पता लगेगा। अभी तो आपको ये नहीं पता कि सेंटेंस क्या है, प्रकार क्या है, कौन सा सेंटेंस किस प्रकार से बनता है। तो आप कंटिन्यू रहिए, हम इन सब कमियों को दूर करेंगे, ये हमारा काम है, बस आप मेहनत करते रहिए साथ में। तो ये क्या कह रहा है? क्लोज कह रहा है। क्लोज का मतलब हो गया उपवाक्य। अब उपवाक्य कैसे? देखिए, मोनू हैज ए गोल्डन रिंग, ये एक सिंपल सेंटेंस है। अब इसी सेंटेंस को हमने ये बनाया कि मोनू हैज ए रिंग, एक वर्ड बीच में आ रहा है बेटा, विच इज मैड ऑफ गोल्ड, विच इज मैड ऑफ गोल्ड। सेंटेंस सिंपल सा था, मोनू हैज ए गोल्डन रिंग। फिर वो सेंटेंस ये बना कि मोनू हैज ए रिंग विच इज मैड ऑफ गोल्ड। ये जो सेंटेंस है ना बेटा, ये यहां तक गोल्ड, ये क्या कह रहा है? ये है उपवाक्य। उपवाक्य क्या होता है? उपवाक्य वह होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रीडिकेट हो, लेकिन कंप्लीट अर्थ देने के लिए वह किसी दूसरे वाक्य पर निर्भर हो। यहां है विच इज मैड ऑफ गोल्ड, जो सोने की बनी हुई है। फिर आप कहेंगे क्या? तो उस ये जो है आपका उपवाक्य, ये अपने अर्थ को पूरा करने के लिए इस पे डिपेंड है, इसलिए ये क्या हो गया? ये उपवाक्य हो गया। तो मोनू हैज ए रिंग, मोनू के पास एक रिंग है जो सोने की बनी हुई है, तब जाके सेंटेंस इसका पूरा होता है। तो उपवाक्य का मतलब हो गया वह वाक्य का हिस्सा जिसमें सब्जेक्ट हो, प्रेडिकेट हो, लेकिन अपने अर्थ को पूरा करने के लिए वह मैन जो आपका क्लोज है उस पर निर्भर करता हो, अर्थात वह प्रिंसिपल क्लोज पर निर्भर करता हो, वह दूसरे वाक्य पर निर्भर करता हो। दूसरा देखें, आई थिंक दैट मोहन हैड मेड ए मिस्टेक। अब ये भी देखिए, दैट मोहन हैड मेड ए मिस्टेक, ये जो पूरा सेंटेंस है ये उपवाक्य है। इसमें देखिए सब्जेक्ट भी है आपके पास में, ये रहा मोहन। आपको बताइए, शुरू में आपने बात कर ली कि जो वस्तु और व्यक्ति की बात करेगा सब्जेक्ट होगा। ये रहा आपका प्रेडिकेट, हैड मेड ए मिस्टेक, वर्ब भी आ गई इसमें प्रेडिकेट भी आ गया, तो ये उपवाक्य हो गया। अब यही उपवाक्य अपने अर्थ को पूरा करने के लिए इस मैन क्लोज पे डिपेंड है, आई थिंक। तो कहने का मतलब क्या हुआ? अब आपके सामने फ्रेज आ गया। फ्रेज का मतलब वाक्य का टुकड़ा, अर्थ तो देता है, पूर्ण अर्थ नहीं देता। फिर उसके बाद भी क्लोज आ गया। क्लोज का मतलब क्या हुआ?
उपवाक्य है, सब्जेक्ट भी होगा, प्रीडिकेट भी होगा, लेकिन फिर भी अपने अर्थ को पूरा करने के लिए मेन क्लोज पे डिपेंड रहेगा, इस पे निर्भर रहेगा, तो वो आपका क्या हो गया, क्लोज हो गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, आगे चलेंगे। और जैसे आपको ऐसा लगे कि हाँ वीडियो हमारे काम का है, वीडियो हमारे लिए है, हमें एकदम जीरो लेवल से तैयार करने के लिए है, और ये वीडियो उन सब के लिए है जो एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उन सब के लिए हैं जो जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उन सब के लिए हैं जो 10+2 एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, और तमाम गवर्नमेंट कंपटीशन के लिए जिसमें इंग्लिश एक विषय के रूप में रखी गई है, उनके लिए ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है। और इससे आगे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच लेंगे। अगर आपको लगे कि वास्तव में बहुत ही शानदार और हमारे काम का वीडियो है, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।